चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे, सॉल्व करते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन के सवाल और थोड़ा सा लेवल करते हैं अपना एडवांस। बेसिक हम करते जा रहे हैं। हर एक सवाल के अंदर आपको नो डाउट सारे पॉइंट एडवांस नहीं मिलेंगे, बट आपको उसको इस तरीके से गो थ्रू कर लेना है कि जो भी टिपिकल ट्रांजैक्शन है या जो भी थोड़ी सी यूनिक ट्रांजैक्शन है उसका इंपैक्ट आपको क्लियर कर लेना है। रेस्ट तो बाकी सारी रिपीटेड चीजें हैं। स्टार्टिंग आपकी हमेशा यही होगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जिसका ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट आपको पता लग चुका है फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो फटाफट से समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना, 1,20,000 रुपए का। बताइए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, 1,20,000 रुपए, तो 1,20,000 रुपए कहां कहां जाएंगे, 1,20,000 रुपए आपके कैश में ऐड हो जाएगा और दूसरा आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो कैश में आप इसको ऐड करेंगे और दूसरा अपने कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है सर। अगला आता है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव हुआ कितने का, 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए का रेंट रिसीव्ड हुआ, आपका फायदा है नुकसान है। तो पहले तो आपको रिसीव हुआ है तो आप ले जाके अपने कैश में ऐड कर दो, क्योंकि आपको ये 10,000 रुपए मिल गए। और दूसरा, ये 10,000 रुपए आपकी एक प्रकार की इनकम है, और कोई भी इनकम या एक्सपेंस होता है तो एडजस्ट कहां होता है, कैपिटल में जाके। तो कैपिटल में हम जाके इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारी इनकम है। एक्सपेंस होता तो माइनस करते हैं। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, अब ये ध्यान देना है आपको, आपने एक इन्वेस्टमेंट की है, आपने इन्वेस्टमेंट की है और आपने क्या खरीदे हैं, शेयर्स खरीदे हैं, कितने के, 50,000 रुपए के। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास से पैसा जाएगा नो डाउट, बट उसके बदले आपके पास आएगा क्या, आएगा आपके पास इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट क्या है, एक प्रकार का एसेट है। मतलब कि सपोज कीजिए मैंने किसी को उधार दिया पैसा, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, वो भी इन्वेस्टमेंट है। किसी कंपनी का डिबेंचर्स खरीदा, वो भी इन्वेस्टमेंट है। या मैंने बैंक में एफडी कराई, वो भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की वैरायटी कुछ भी हो सकती है, बट द थिंग इज कि ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये आपकी अपनी एसेट्स है, आपकी अपनी संपत्ति है। आप भविष्य में इसको यूज करते हैं, आप इसको इनकैश कर सकते हैं और अपने बिजनेस में दोबारा यूज कर सकते हैं। तो किसी ने अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया 50,000 रुपए, तो एक इंपैक्ट तो आपको पता ही है, सिंपल कि पैसा जाएगा और आएगा क्या, आएगी आपके पास इन्वेस्टमेंट, आएगी क्या, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, शेयर्स। ठीक है, और इसमें आप ऐड कर दोगे कितना, सेम अमाउंट 50,000। ये कैश आप जो माइनस कर रहे हैं कहां पे आ रहा है, एसेट्स के अंदर आ रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट जो आप ऐड करोगे शेयर्स का, ये भी कहां पे आएगा, ये भी आपके एसेट में ही आएगा। एक और नया फॉर्म का एसेट आपका जुड़ जाएगा। आप जो एसेट्स लिखते हैं इसके नीचे आपने कैश लिखा होगा, इसके साथ साथ आप यहां पे एक इन्वेस्टमेंट वर्ड ऐड करेंगे और इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, शेयर्स। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार का एसेट है जो कि आपने खरीदा है पैसे खर्च करके। ठीक है सर। नाउ अगला ट्रांजैक्शन क्या है, अगली ट्रांजैक्शन आती है आपके पास रिसीव्ड डिविडेंड। डिविडेंड मिला आपको, ऊपर रेंट रिसीव हुआ था, आपको मैंने पीछे भी बताया था, आपको रेंट रिसीव्ड हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो या फिर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो, कुछ भी रिसीव हो, ये सारी की सारी इनकम है। इसके नाम कुछ भी हो सकते हैं बट इसका ट्रीटमेंट सेम रहता है। आपको यहाँ पे डिविडेंड रिसीव हुआ है तो आपका क्या होगा, एक तो कैश में जाके ऐड हो जाएगा, पहला ट्रांजैक्शन क्योंकि रिसीव हुआ, और दूसरा ये आपका इनकम है तो ये आपका कैपिटल में जाके भी ऐड हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो सेम ट्रांजैक्शन सेम ट्रीटमेंट, रेंट रिसीव हुआ तो भी वही, डिविडेंड रिसीव हुआ तो भी वही। अगला पॉइंट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी। रागिनी से आपने गुड्स खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है 35,000 रुपए का। तो 35,000 रुपए का आप गुड्स खरीद रहे हैं अगर क्रेडिट में, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, नंबर 1 तो आपके पास स्टॉक आएगा, तो स्टॉक आएगा तो स्टॉक को आप ऐड करेंगे। दूसरा, आपने उधार में खरीदा है, पैसे दिए नहीं है, तो आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जिसको क्या लिखेंगे आप, क्रेडिटर। और क्रेडिटर के ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, रागिनी, जो इसका नाम है क्रेडिटर का। और कितना अमाउंट ऐड करेंगे यहाँ पे भी, सेम अमाउंट जितने का आपने स्टॉक खरीदा है। तो स्टॉक में प्लस हो जाएगा आपका 35,000 रुपए, और 35,000 रुपए की आपकी लाइबिलिटी बन गई क्योंकि आपने खरीदा है उधार में, आप पे करोगे कब, भविष्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 7,000 रुपीज। अब किसी ने 7,000 रुपए अपने घर के खर्चे हैं उसकी पेमेंट किया। अब ध्यान दें, यहाँ पे कोई भी ऐसा आपका पर्सनल यूज का ट्रांजैक्शन आएगा तो किसी व्यक्ति के दिमाग में, किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये ख्याल भी आ सकता है कि सर ये तो कहाँ नहीं गया, कि ये जो पैसा दिया गया है ये पैसा बिजनेस का पैसा है या इसके खुद का पैसा था। मतलब कि अगर इसने अपने घर के पैसे से अपने घर के खर्चे किए हैं तो बिजनेस में इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा। हम बोल देंगे कि इसका नो इंपैक्ट, नो ट्रांजैक्शन, ना कुछ प्लस ना कुछ माइनस, हम इग्नोर कर देंगे। तो ये अगर किसी के विचार है तो इसे कहते हैं हम आलसियों वाले विचार, क्योंकि अगर आप इस तरीके से अपनी माइंडसेट लेके चलेंगे तो आप बोल देंगे कि ये ट्रांजैक्शन ही बिजनेस का नहीं है। कैश इसने पे किया हाउस होल्ड खर्चों के लिए और ये कैश बिजनेस से लेके गया, ऐसा इसने कहीं लिखा नहीं। अगर इसने ऐसा लिखा होता कि विड्रॉन कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो हम कहते हैं कि इसने ड्रॉइंग की, बट इसको हम ड्रॉइंग क्यों माने, इसमें तो कहीं नहीं रहा किसने विड्रॉ किया है।
आपको ये वाले विचार बिल्कुल धारा अपने पास नहीं रखने हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि आपको एक सवाल दिया गया है, यहाँ पे कुछ आपको ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, ये ट्रांजैक्शंस बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, तो ये अपने आप यहाँ पे इंप्लाइड है कि अगर कोई कैश दे रहा है तो वो कौन सा कैश है, आपके बिजनेस का कैश है, और जो खर्चे हैं वो किसके हैं, उसके पर्सनल खर्चे हैं, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन आएगा तो आपको इस तरीके से ना उसको एलिमिनेट कर दें कि उसमें ड्राइंग वर्ड नहीं लिखा, उसमें विड्रॉल वर्ड नहीं लिखा, तो हम इसको ये मान लेंगे कि इसका खुद का खर्चा था और खुद के पैसे थे, इसने कर लिया, बिजनेस के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये वाली धारणा आपको नहीं रखनी है। अगर ये नहीं आ रहा होता तो आपको सवाल में दिया नहीं होता। और ये सारी ट्रांजैक्शन जो है, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, सारी आपको कोट की गई है बिजनेस से उठा के, और इसको इंपैक्ट आपको ढूंढने के लिए कहा गया है कि आपको इसका इंपैक्ट ढूंढना है, ये नहीं कह देना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो 7,000 रुपीज की मोटी मोटी इसकी ड्राइंग है, जो कि कैश के फॉर्म में इसने की है। इसने कैश के फॉर्म में अपने पर्सनल खर्चे किए, मतलब ये ड्राइंग की है कितने की, 7,000 रुपए की। तो एक तो आपका कैश माइनस हो जाएगा 7,000 रुपए से, और दूसरा कि ड्राइंग है तो आपका कहां इंपैक्ट आएगा, इसका कैपिटल पे, उतने से कैपिटल इसका कम हो जाएगा। अगला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग है 10,000 रुपए, 14,000 का बेच दिया। तो जो भी ऐसे दो अमाउंट आते हैं तो हम देखते हैं इसके अंदर इंपैक्ट इसका 3 पड़ता है। कैसे पड़ेगा सर, 10,000 रुपए का आपका गुड्स था, आपने उसको कितने का बेचा है, 14,000 रुपए में, और कैश या क्रेडिट, तो सवाल में लिखा है कैश, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि जो आपका स्टॉक जा रहा है वो कितने का जा रहा है, 10,000 रुपीज का। जो स्टॉक माइनस होगा वो कितने का होगा, 10,000 रुपीज का। जो आपके पास पैसे आएंगे, जो कैश में ऐड होगा, वो कितना ऐड होगा आपका, 14,000 रुपीज, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4,000 रुपीज, और ये 4,000 क्या है आपका प्रॉफिट। ये क्या है, प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कहां जाएगा, ये प्रॉफिट आपके कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट है। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट होता है। ऐसे ट्रांजैक्शन हमने पीछे बहुत बार देख लिए हैं। नाउ अगला, कैश पेड टू रागिनी। अब देखो रागिनी कहां पे आई थी, रागिनी यहाँ ई वाले पॉइंट में आई थी, जहां हमने कहा था कि हमने गुड्स खरीदा है क्रेडिट पे कितने का, 35,000 रुपए का। तो हमने कहा था क्रेडिटर दिखाओ 35,000 रुपए से, और स्टॉक में ऐड करो 35,000 रुपए। अब कह रहा है उसी को हमने कैश में पेमेंट कर दी। कितनी पेमेंट करी है, पूरी की पूरी 35,000 रुपए। तो आपके कैश में से माइनस हो जाएगा 35,000 रुपए, और दूसरा जो आपका एक क्रेडिटर ऊपर खड़ा था, उस क्रेडिटर में से आप माइनस कर दोगे कितना, 35,000 रुपए, मतलब क्रेडिटर आपका क्या हो जाएगा, 0। क्रेडिटर जो 35,000 का था उसकी हमने पेमेंट कर दी, तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, 0। पूरी की पूरी पेमेंट की है, कोई प्रॉफिट नुकसान नहीं है, कोई फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। नाउ डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000 रुपीज, ये कुछ एक यहाँ पे नया था, अदरवाइज सारी ट्रांजेक्शन आपकी पुरानी थी। एक इन्वेस्टमेंट वाला भी नया था और एक ये नया है। नाउ आपने डिपॉजिट किया बैंक में कितना, 20,000 रुपए। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा कि आपने जब बैंक में पैसे डालोगे तो ऑब्वियसली आपका कैश जाएगा, और वो पैसा कहां आ जाएगा, आपके बैंक में आ जाएगा। सर फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, एक एसेट आपका माइनस होगा, दूसरा एसेट ऐड हो जाएगा। मतलब एसेट के अंदर एक लाइन आइटम ऐड करोगे बैंक के नाम से, कैश में से माइनस करोगे 20,000 रुपए, और बैंक में ऐड कर दोगे कितना, 20,000 रुपए। मतलब कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये एसेट्स लिखे होंगे, सबसे पहला कैश लिखा होगा, और भी आपने बहुत सारे एसेट्स यहाँ पे लिखे होंगे। आप क्या करोगे, एक और एसेट यहाँ पे क्रिएट करोगे, किसके नाम से, बैंक के नाम से। कैश में से माइनस करोगे आप 20,000 रुपीज, और यहाँ पे बैंक में ऐड कर दोगे कितना, 20,000 रुपीज, काम खत्म। ठीक है, तो एक एसेट लेस हुआ, एक एसेट आपका पॉजिटिव में आ गया, आपने बैंक में पैसे जमा किए। इसका उल्टा भी होता है कई बार कि जब हम बैंक से पैसे निकालते हैं अपने ऑफिस यूज के लिए, तो उस केस में आप बैंक में माइनस करते हो और कैश में ले जाके ऐड कर देते हो। फिलहाल यहाँ पे डिपॉजिट किया जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ दिस अकाउंटिंग विल बी ट्रीटेड। इसकी मदद से आप इसको जब सम अप करेंगे, आपका फाइनल इक्वेशन निकल के आएगा। उसको आप जरूर चेक करेंगे कि आपका जितने भी एसेट्स है उसका टोटल आपकी लायबिलिटी और कैपिटल से मैच कर रहा है या नहीं। अगर कर गया बहुत अच्छी बात है, आप शाबाशी के पात्र हैं और आपने बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया। अगर नहीं तो एक बार रीचेक करने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे गलती हो रही है। ट्रांजैक्शंस कोई सी ऐसी इनकम्प्लीट तो नहीं है या आपने कहीं पे कुछ लिखने में गलती तो नहीं की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा बड़ा सवाल है बट अच्छे पॉइंट्स है, बहुत फाइन पॉइंट्स है इसके अंदर। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और आपके मॉड्यूल के अंदर भी ये क्वेश्चन नंबर 8 में ही पाया जा रहा है। क्या सवाल है, शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इन सभी ट्रांजैक्शंस को आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहला क्या है, मनोज ने स्टार्ट किया बिजनेस विद, मनोज ने स्टार्ट किया बिजनेस और क्या क्या चीजें लेके आया, कैश लेके आया 2,30,000, गुड्स लाया 1,00,000 रुपए और बिल्डिंग लाया 2,00,000 रुपए का। तो मोटा मोटा क्या है, ये तीनों की तीनों आपके क्या है, एसेट्स। ये तीनों की तीनों आपके क्या है, एसेट्स हैं। तो ये तीनों की तीनों आप कहाँ लिखोगे, अपने एसेट्स में। क्या करेंगे हम इसको ऐड, और दूसरा ये तीनों की तीनों कहाँ आ जाएंगे, जोड़ के आपके कैपिटल में। कैपिटल में आप एक साथ लिखोगे पूरे का अमाउंट 2 2 4 1 5,30,000 रुपए, और एसेट के अंदर आप ये तीन अलग से लाइन आइटम बनाओगे। कैश लिखोगे एसेट के नीचे, कैश के नीचे 2,30,000, गुड्स का मतलब आप स्टॉक लिखोगे उसके नीचे 1,00,000 और बिल्डिंग को बिल्डिंग लिखोगे उसके नीचे 2,00,000 रुपए। तीनों आइटम आप अलग अलग से एसेट्स में शो करोगे, कैपिटल में जोड़ के 5,30,000 रुपए ऐड कर देंगे।
ठीक है सर। नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, ही परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा है कैश में कितना 50,000 रुपए, तो गुड्स खरीदा है तो क्या इंपैक्ट होगा सर, एक तो आपका कैश जाएगा कितने से 50,000 रुपए से, और गुड्स खरीदा है तो आपके पास स्टॉक आएगा कितने से, सेम 50,000 रुपए से, सिंपल। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 20,000, बेचा कितने में 35,000 रुपए का, तो अगेन दो अलग अलग अमाउंट आ गए तो इंपैक्ट इसके तीन होंगे। 20,000 रुपए का सामान था, आपने कितने का बेचा उसको, आपने बेचा उसको 35,000 रुपए का, तो आपके पास से जो स्टॉक जाएगा, जो स्टॉक माइनस होगा वो कितना 20,000 रुपए, और जो आपके पास कैश आएगा क्योंकि आपने बेचा कैसे है, कैश में बेचा है, तो कैश आएगा कितना 35,000 रुपए, और इसके बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है 15,000 रुपए, वो क्या कहलाएगा आपका नुकसान, वो क्या कहलाएगा नुकसान। नहीं सर 20 का सामान हम 35 में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा कितना 15,000 रुपीज, और इसको आप कहां लेके जाओगे, इसको एडजस्ट करोगे अपने कैपिटल में, कैपिटल में ऐड कर दोगे आप 15,000 रुपए। ना अगली ट्रांजैक्शन, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, गुड्स खरीदा है हमने राहुल से खरीदा है, कैश में खरीदा नहीं बता रहा, नाम बता रखा है मतलब हमने क्रेडिट में खरीदा होगा, तो 55,000 रुपए का आपने सामान खरीदा है किससे, राहुल से, तो आपके पास स्टॉक आएगा कितने का, स्टॉक ऐड करोगे आप कितने से 55,000 रुपए से, और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, आपका एक क्रेडिटर बनेगा यहां पे क्योंकि आपने क्रेडिट में खरीदा है, और क्रेडिटर का नाम क्या लिखोगे आप, राहुल, और उसमें कितना ऐड कर दोगे आप 55,000 रुपए, स्टॉक 55,000 से बढ़ जाएगा और 55,000 का हमारा क्रेडिटर बन गया, जिससे कि हमने सामान खरीदा है और पैसे देने की बात नहीं कही है, मतलब हमने इसको क्रेडिट पे खरीदा है। नाउ ही सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000, कितने का बेचा 60,000 रुपए का, तो सेम सवाल है, बट यहां पे कैश था, देखो यहां कैश की बात नहीं कर रहा है और यहां पे नाम दे रखा है, तो मतलब इसका क्या हुआ कि ये क्रेडिट में बेचा गया है। ट्रांजैक्शन को समझते हैं, 52,000 रुपए का स्टॉक है, हमने बेचा कितने में 60,000 रुपए में, मतलब हमें प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ पे 8,000 रुपीज का, तो स्टॉक कितने का जाएगा आपका, स्टॉक कितने से माइनस होगा 52,000 से, 60,000 रुपए आएंगे क्या, अभी तो नहीं आए, भविष्य में आएगा, भविष्य में आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है डेटर, और डेटर का नाम क्या है हमें पता है, नाम क्या वरुण, तो वरुण के नाम से कितना लिखोगे 60,000 रुपए, अपने एसेट में ही एक लाइन आइटम बनाओगे डेटर के नाम से और 60,000 रुपए जोड़ देंगे, और जो 8,000 है ये हमारा 8,000 का प्रॉफिट, और हमें पता है कि प्रॉफिट कहां लेके जाते हैं हम अपने कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ठीक है सर। नाउ अगला आता है ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट 53,000, जब भी ऐसी कुछ बात आएगी आपको ऊपर राहुल को ढूंढना है। देखो ये रहा राहुल, राहुल से आपने सामान खरीदा था 55,000 रुपए का और क्रेडिटर बनाया था राहुल को 55,000 रुपए में, अब कह रहा है कि हमने उसको कैश दे दिया और फुल सेटलमेंट कर ली, कितने में फुल सेटलमेंट कर लिया 53,000 रुपए में, मतलब कि 55,000 की उधारी थी और उसको हमने निपटा दिया 53,000 रुपए में, मतलब उधारी 55,000 से कम होगी, पैसे गए 53,000 रुपए, और आपका यहाँ पे कितने की बचत हो गई, कितने का फायदा हो गया 2,000 रुपए का। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, तो हम बोलेंगे उधारी कितने की थी 55,000 रुपए की, और निपटाया कितने में हमने 53,000 रुपए में, डिफरेंस जो 2,000 रुपए ये क्या है आपका प्रॉफिट, तो जो क्रेडिटर है वो कितने से माइनस होगा, वो क्रेडिटर पूरा का पूरा 55 से माइनस हो जाएगा, 55 का क्रेडिटर था, 55 से माइनस होकर क्रेडिटर हो जाएगा 0। नाउ आपने पैसे दिए हैं तो कैश आपका कितना जाएगा 53,000, कैश में से माइनस करेंगे, और 2,000 रुपए का आपका यहाँ पे प्रॉफिट है, तो ये 2,000 रुपए का प्रॉफिट आपका कहाँ चला जाएगा कैपिटल में, और कैपिटल में हम कर देंगे इसको ऐड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड बाय हिम, इन्होंने कोई सैलरी पे की है 20,000 रुपए की सैलरी पे की, तो ऑब्वियसली बात है आपके कैश में से माइनस होगा, पैसे गए, और दूसरा सैलरी एक प्रकार का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम एडजस्ट करते हैं कैपिटल से, तो कैपिटल से भी माइनस कर देंगे कितना 20,000 रुपए, सिंपल खर्चे की ट्रांजैक्शन, सिंपल इंपैक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन जब इस टाइप का आएगा तो ऑब्वियसली बात है आपको हर एक लेवल पर टोटल करना होता है, तो इसलिए ये काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसको रजिस्टर में जब ड्रॉ करेंगे तो आपका ये अच्छा खासा, आपको जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको रजिस्टर जो है वो आपको वर्टिकल नहीं रखना है, उसको आपको कैसे कर लेना है हॉरिजॉन्टल कर लेना है, मतलब जो आपका रजिस्टर है वो आपको उसको आपको एक तरीके से स्ट्रेट में यूज नहीं करना है आपको, जैसे कि आपका रजिस्टर अगर इस फॉर्मेट में चल रहा है तो आपको इस फॉर्मेट में ना यूज करके उसको इस फॉर्मेट में यूज करना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन आपकी इधर से लंबी भी होती चलेगी और इधर से भी लंबी होती भी चलेगी, तो इधर से लंबी होगी वो आप ऐसे में मैनेज नहीं कर पाएंगे, जब आपको और एसेट्स ऐड करने के लिए कहा जाएगा तो वो मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन का साइज देखना है, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो आपको इस तरीके से उसको यूज करना है हॉरिजॉन्टल वे में, ना कि वर्टिकल वे में। ठीक है, ये कितना भी लेंथी चलेगा, एक पेपर खत्म होगा दूसरे पेज में जाएगा, दूसरा पेज तीसरे पेज में जाएगा, एट लास्ट आपको हो जाएगा। पहला ट्रांजैक्शन होता है उसमें दूसरा जोड़ते हैं, हमारा आता है न्यू इक्वेशन, उसके बाद हर एक को जोड़ते जाएंगे और हमारा क्या आता जाएगा न्यू इक्वेशन, फिर हर एक को जोड़ेंगे फिर क्या आएगा आपका न्यू इक्वेशन, इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है। चलिए अगला सवाल,
रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट कितना 59,000। अब जैसी ये बात आई हमें वरुण को ढूंढना पड़ेगा। वरुण को ढूंढने हम ऊपर चलते हैं। ऊपर क्या बात कर रहा था वरुण के ऊपर, तो देखिए हमने वरुण से क्या किया था, वरुण को सामान बेचा था, 52,000 रुपए का सामान था, 52,000 रुपीज का आपका सामान था और आपने 60,000 में बेचा था। मतलब आपने डेटर कितने का बनाया था, 60,000 रुपए। आपको उम्मीद थी कि आपको रिसीव कितना होगा, 60,000 रुपए, लेकिन ये कह रहा है कि इन्होंने फुल सेटलमेंट कर लिया, मतलब आपस में हिसाब बराबर कर लिया। कितने में, 59,000 में। आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? आपको वरुण से 60,000 रुपए लेने थे, लेकिन आप मान गए 59,000 में। 59,000 रुपए आपको कैश मिलेंगे। आपने कहा चलो जी नक्की करते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आपका जो 60,000 रुपए का लेनदारी थी वो निपट गई कितने में, 59,000 रुपीज में। मतलब कि आपका जो डेटर क्रिएटेड था 60,000 रुपए का, वो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपके पास जो कैश ऐड होगा वो कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 59,000 रुपीज। और जो इसका डिफरेंस है आपका 1,000 रुपए का, वो है यहाँ पे आपको लॉस। और ये लॉस कहां एडजस्ट होगा, ये लॉस एडजस्ट होगा कैपिटल में, और कैपिटल में आप इसको क्या करोगे, माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन के 3 इंपैक्ट आ जाएंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग है 3,000। आउटस्टैंडिंग वाली बात हमने पिछले वाले सवालों में समझी थी। वहां पर हमने क्या देखा था कि रेंट आउटस्टैंडिंग को आपको ऐसा समझना है कि अगर आप ये खर्चा पे करते 3,000 रुपए, तो खर्चा आपका क्या होता, कैपिटल से जाके माइनस हो जाता, और दूसरा कैश से माइनस होता। लेकिन ये आउटस्टैंडिंग अभी आपने पे नहीं किया, तो इसलिए पैसा नहीं गया है, बट आपकी ये लाइबिलिटी बन गई है यहाँ पे। तो आप अपने लाइबिलिटी के अंदर एक नाम लिखते हो, क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, और वहां पे आप ऐड कर दोगे कितना, 3,000 रुपीज। 3,000 रुपए की आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि आपने अभी पे नहीं किया, आपको भविष्य में पे करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटीज के अंदर आउटस्टैंडिंग के रेंट के नाम के से 3,000 रुपए हम ऐड कर देंगे। कमीशन रिसीव्ड बाय हिम, 13,000 रुपए का इनको कमीशन मिला है। कमीशन मिले, रेंट मिले, डिविडेंड मिले, सेम ट्रीटमेंट। तो पीछे हमने देखा था कि कमीशन रिसीव हुआ या रेंट रिसीव हुआ या कुछ भी इस टाइप की इनकम रिसीव होगी, कैश में ऐड हो जाएगा, और दूसरा आपके कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। अगला है अमाउंट विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। 20,000 रुपए इन्होंने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। तो 20,000 रुपए अगर इन्होंने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो इसका क्या करेंगे, एक तो आपका ये पैसा जा रहा है, और दूसरा कोई भी अगर ड्राइंग कर रहा है तो वो अपने कैपिटल से ही पैसा निकाल रहा होगा। तो दूसरा इंपैक्ट उसका क्या आता है, एक तो आप करोगे कैश में से माइनस, और दूसरा इंपैक्ट उसका क्या आएगा कि वो अपने कैपिटल को उतने से कम कर लेगा जितना भी उसने ड्राइंग कर ली। नाउ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 10,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन हमने देखा था क्या होता है, किसी भी एसेट की वैल्यू जब कम हो जाती है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, और एक प्रकार का नुकसान है हमारा। एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो हमें खुशी नहीं होगी, हमें इससे दुख दर्द होगा। तो हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग नाम का एक हमने एसेट स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था, वहां पे उसी बिल्डिंग से आप ये 10,000 रुपए माइनस कर देंगे, और क्योंकि ये आपका नुकसान है तो इसका दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, आपके कैपिटल में जाके माइनस हो जाएगा। तो बिल्डिंग में से 10,000 माइनस, कैपिटल में से 10,000 माइनस। तो ट्रांजैक्शन थोड़ी ज्यादा थी, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, बट अगर आपने एक एक करके ट्रांजैक्शंस के इंपैक्ट को समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इतने बड़े क्वेश्चन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा वो 3 से 6 ट्रांजैक्शन ही होंगी। मिनिमम 3 ट्रांजैक्शन होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 4, 5, 6 ट्रांजैक्शन होंगी तो वो आपका 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आएगा। वहां पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इतना ज्यादा 10-12 ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। ये ट्रांजैक्शंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आप फैमिलियर हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, आपकी ग्रिप मजबूत हो जाए कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल आसान लग रहे होंगे, ट्रांजैक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और उसका इंपैक्ट आप अच्छे से दिमाग तक पहुंचा पा रहे होंगे कि किस तरीके से उसका इंपैक्ट बन रहा है। आपको यहाँ पे रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ रही होगी, और आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर इनमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप वो मुझे अलग से बताएं।